एक बर्फीली सुनसान जगह जहां इंसान से ज्यादा राज दफन है। एक ऐसा बेस जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं और जहां मौत चुपचाप दस्तक देती है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें सच्चाई बर्फ के नीचे छुपी है? आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 से। हम देखते हैं कि एक मालवाहक जहाज अंटार्कटिका के ऊपर उड़ रहा है। उस विमान में एक खास तरह का संदूक है जिसकी निगरानी के लिए 3 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि उस संदूक में कुछ बहुत अहम चीज़ है। तभी अचानक मुख्य पायलट केबिन से बाहर आता है और उन 3 में से 2 सिपाहियों को गोली मार देता है। लेकिन इस झड़प में एक गोली खुद पायलट को भी लग जाती है और विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट के पास जरूर कुछ पल थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि वो जहाज को संभाल सके। नतीजा ये होता है कि जहाज बर्फीली पहाड़ियों से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। हादसे में सभी की जान चली जाती है, लेकिन उस संदूक का क्या हुआ ये नहीं बताया गया। असली सवाल तो ये है कि उस संदूक में था क्या। इसके बाद कहानी अगले दृश्य में जाती है जहां हम अंटार्कटिका में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स के एक रिसर्च स्टेशन को देखते हैं। वहां कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच चल रही है। इसके साथ साथ तापमान तेजी से गिर रहा है। फिलहाल तापमान -55 डिग्री है। हाँ, ये सच है, ये धरती की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। बावजूद इसके वैज्ञानिक अपने काम में लगे हुए हैं। इसी दौरान हम रिसर्च बेस में यूएस मार्शल कैरी और डॉक्टर डॉग को देखते हैं जो बात कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में एक ज़बरदस्त बर्फीला तूफान आने वाला है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि उसे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी कैरी के पास मैनेजर का फ़ोन आता है। वो बताता है कि उसके एक पायलट ने पहाड़ियों के पीछे एक लाश देखी है और उसे जाकर जांच करनी चाहिए। दोनों उस जगह के लिए रवाना होते हैं। जब वे उस लाश तक पहुंचते हैं तो पहला सवाल यही उठता है कि ये व्यक्ति यहाँ आया कैसे और मरा कैसे। कैरी उसे पलटने की कोशिश करती है, लेकिन लाश पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। इसके बावजूद वे उसे पलटते हैं और उन्हें एक आईडी कार्ड मिलता है जिसमें नाम वाइस लिखा होता है। डॉक्टर डॉग उसे पहचान जाता है और बताता है कि वो एक भूवैज्ञानिक था और उसने उनके साथ भी काम किया है। अब सवाल ये है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। वे लाश को बेस कैंप पर लाते हैं और जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसकी छाती और पैरों पर ताज़े घाव हैं, जैसे कि किसी ने कुल्हाड़ी से मारा हो। लेकिन वहाँ आसपास न कोई कुल्हाड़ी थी न कोई हथियार। ये साफ था कि उसे मारा गया था, लेकिन पूरी जांच में वक्त लग सकता है। कैरी को 2 दिन बाद जाने वाली आखिरी फ्लाइट से घर लौटना है, वरना उसे अगली 6 महीने की सर्दी यहीं काटनी पड़ेगी, जो वो नहीं चाहती। डॉक्टर डॉग कहता है कि अगर वो चाहे तो वो लाश को अमेरिका ले जाकर FBI को सौंप देगा, लेकिन कैरी को खुद ही मामला सुलझाना है। इसलिए वो वाइस का पूरा बैकग्राउंड खंगालती है और पता चलता है कि वो स्टारको नाम के बेस पे काम कर रहा था। वो वहाँ कॉल करती है जहाँ मुनीर नाम का आदमी फ़ोन उठाता है और कहता है कि अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसे खुद आना होगा। लेकिन कैरी के सीनियर्स उसे बताते हैं कि तूफान जल्दी आ गया है और अब उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके कैरी एक पायलट के साथ स्टारको बेस के लिए निकलती है जो रशियन फेडरेशन के इलाके में है। एक अमेरिकी अधिकारी अब रशियन जोन में है। वहां पहुंचकर वो सारे कागजातों की जांच करती है। डॉल्फी उसका साथी कहता है कि अब उन्हें लौटना चाहिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है, लेकिन कैरी का काम अभी अधूरा है। जब वो बाहर निकलती है तो तेज बर्फीला तूफान उसके चेहरे पर सीधा लगता है। फिर भी वो एक रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि मुनीर की हत्या हो चुकी है। इतने में कोई उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय रहते वहां से भाग निकलती है, मगर वो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा होता है। वो जल्दी में पहले वाली इमारत की ओर दौड़ती है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने एक हाथ का दस्ताना पहनना भूल जाती है, जिससे उसका हाथ गेट से चिपक जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो दर्द सहते हुए गेट खोलती है और अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। हत्यारा गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता और कैरी दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। अगले दृश्य में वो घायल अवस्था में दिखती है।
इस दौरान वो सपना देखती है कि उसने अपने ही पति को गोली मार दी। तभी उसकी नींद खुलती है। यह उसका एक डरावना सपना था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, वो पहले भी इससे जूझ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या उसने सच में अपने पति को मारा था? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। फिलहाल डॉल्फी उससे कहता है कि वो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो उसे यहाँ ले आया। कैरी उसे बताती है कि किसी ने साइंटिस्ट मुनीर को मारा है और उसने उस पर भी हमला किया। उसे यकीन है कि कातिल आसपास ही है, शायद वही जिसने वाइस को भी मारा हो। कैरी फिर उसी बिल्डिंग में जाती है और देखती है कि कोई अंदर पहले से मौजूद है जो दस्तावेजों की जांच कर रहा है। कैरी उसे बंदूक की नोक पर ले लेती है। तब वो व्यक्ति अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि उसे यूनाइटेड नेशंस ने भेजा है। ये सुनकर कैरी हैरान रह जाती है। यूनाइटेड नेशंस का इससे क्या लेना देना? डेविड नाम का वो आदमी बताता है कि ये अंटार्कटिका में पहली हत्या है और वे नहीं चाहते कि ये खबर दुनिया को पता चले, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ भेजा है। अब उन्हें मिलकर काम करना होगा। ये तीनों डेल टावर नाम की जगह के लिए उड़ान भरते हैं जहाँ वैज्ञानिकों का कैंप था। वहाँ पहुंचकर छानबीन शुरू होती है। इस दौरान रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है जो उस स्थान का है जहाँ वैज्ञानिक अक्सर काम करने जाते थे। ये तीनों भी वहाँ पहुँचते हैं। चारों ओर सिर्फ बर्फ है, लेकिन कैरी को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे वहाँ हाल ही में खुदाई हुई हो। वो थोड़ा आगे बढ़ती है और उसका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है। वो उसमें गिर जाती है, लेकिन गड्ढा गहरा नहीं होता, इसलिए वो बच जाती है। ये उसके लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि वहाँ कुछ खून के निशान थे और एक दरवाज़ा भी जो किसी पुराने विमान का लग रहा था। अब वो अपने दोनों साथियों को भी नीचे बुलाती है और फिर वे उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी लाशें वहाँ पड़ी मिलती हैं और एक खुला हुआ ट्रंक भी दिखता है। दरअसल दोस्तों, ये वही कार्गो जहाज है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। दुर्घटना के बाद इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, लेकिन अब इन लोगों ने आखिरकार इसे ढूंढ निकाला। इस दौरान कैरी को वही खुला ट्रंक नजर आता है जिस पर ताज़े खून के निशान हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये खून वाइस का हो सकता है। शायद वो इसी प्लेन में था और ट्रंक को खोलने की कोशिश के दौरान उसके पाँव पर कुल्हाड़ी लगी होगी, जैसे उसकी लाश पर चोट के निशान थे। हालांकि ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये खून उसी का है। इतने में रॉबर्ट भी अपनी राय देता है और कहता है कि कुछ दिन पहले उन्हें एक कॉल के बारे में जानकारी मिली थी जो इसी जगह से की गई थी। उस कॉल में कोई डीलर किसी को 6 बॉक्स हथियार बेचने की बात कर रहा था और ये भी संभव है कि आज से करीब 50 साल पहले रशियन लोगों ने न्यूक्लियर मटेरियल यहीं कहीं छुपा दिया हो। शायद वही इन बक्सों में छिपा हुआ था, लेकिन अब वो किसके पास है ये किसी को नहीं पता। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो कोई बड़ी आफत आ सकती है। इस सब के बीच डॉल्फी उन्हें चेतावनी देता है कि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और अब तुरंत यहाँ से निकलना ज़रूरी है। लेकिन तभी उनके ऊपर भारी बर्फ गिर पड़ती है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो वे एक एक करके मारे जाएंगे। इस दौरान कैरी को ध्यान आता है कि संभव है प्लेन उड़ान के समय ही किसी दिक्कत में आ गया हो और वाइस जान बचाने के लिए नीचे कूद गया हो। उसकी मौत की दूसरी वजह भी हो सकती है। खैर, रॉबर्ट को एक इमरजेंसी दरवाज़ा मिल जाता है जिसे ब्लास्ट करके वे लोग बाहर निकल जाते हैं और अपनी ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं। बेस पर लौटने के बाद मैनेजर सभी को सूचित करता है कि अब इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा, क्योंकि अब खबर फैल चुकी है कि यहाँ 2 हत्याएं हो चुकी हैं। हत्यारा कौन है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। इस बीच कैरी बताती है कि जब उसने वाइस की लाश देखी तो वो हाल ही की थी, यानी उसे मरे ज़्यादा समय नहीं हुआ था और उसके पास कोई हथियार भी नहीं मिला। शायद उसे ऊपर से नीचे फेंका गया हो। इसलिए हमें उड़ान के समय मौजूद पायलट्स की गतिविधियों को जांचना चाहिए। लेकिन जब वो सिस्टम में चेक करती है तो वहाँ नो डेटा फाउंड दिखता है, यानी कोई है जो इन सब के बीच रहकर डेटा और सबूतों को मिटा रहा है। इसीलिए कैरी सभी पायलट से बात करने की सलाह देती है, लेकिन मैनेजर मना करता है क्योंकि अगले 20 मिनट में सभी को ये जगह छोड़नी है। इसके बाद कैरी डॉक्टर डॉग के पास अपनी उंगली दिखाने जाती है
जो बताता है कि संक्रमण पूरे हिस्से में फैल चुका है, इसलिए अब इसे काटना पड़ेगा। कैरी के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो राजी हो जाती है। फिर जब वो अपने कमरे में जाती है तो गुस्से में अपने सारे सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि सब कुछ उसके साथ ही क्यों गलत हो रहा है। तभी डेविड वहां आता है और दोनों की बातचीत शुरू होती है। डेविड उससे उसका अतीत पूछता है कि वो अमेरिका से यहाँ कैसे पहुंची। तभी हमें उसके बुरे सपने के बारे में पता चलता है। एक बार कैरी और उसकी टीम को एक सूचना मिली कि पास के टाउन में एक सप्लायर है। जब वे उसे पकड़ने पहुंचे तो पता चला कि उसके पति का भी उस काम में हाथ था। मजबूरी में उसे खुद अपने पति को गोली मारनी पड़ी, लेकिन वो घटना आज भी उसके सपनों में एक डरावने पल की तरह लौट आती है। इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि तीसरा रिसर्चर मिल गया है। वे दोनों फौरन उससे मिलने पहुंचते हैं, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है। कैरी उसे भरोसा दिलाती है कि वो अब सुरक्षित है और बस उन्हें बताना है कि उस दिन क्या हुआ था। वो बताता है कि वे लोग मेटेओराइट्स के कणों की जांच के लिए गए थे, लेकिन रडार से एक खराब प्लेन का संकेत मिला। फिर उन्होंने वहां एक धमाका किया और प्लेन के अंदर गए, जहां कई लाशें और एक बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते समय वाइस के पांव में चोट लग गई। इसके बाद उन्होंने मदद के लिए प्लेन बुलाया, जो कुछ देर में पहुंच गया। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, वहां डॉग आ जाते हैं और उसे देखकर रूबिन डर के मारे भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन तभी कातिल उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। रूबिन जान बचाकर भागता है, लेकिन फिर भी अपनी जान नहीं बचा पाता। तभी कैरी पीछे से उस हत्यारे पर हमला करती है और उसे बेहोश कर पकड़ लेती है। बाद में वो और डेविड उससे पूछताछ करते हैं, जिसमें वो अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि वही पायलट था जो बाद में प्लेन लेकर मदद करने आया था। उसी दौरान उसे 6 क्यूब मिले थे। फिर वहां मैनेजर पहुंचता है और जल्दी से जांच पूरी करने को कहता है, क्योंकि सबको अब निकलना है। तब कैरी हेनरी के कमरे में जाकर क्यूब्स ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बाहर निकलकर देखती है कि हेनरी गायब है और डॉल्फी घायल है, यानी वो भाग चुका है और जाते जाते डॉल्फी पर भी हमला कर गया। इस बीच डेविड वहां आता है, लेकिन कैरी उसके ऊपर बंदूक तान देती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करे। डेविड बताता है कि वो दवाइयां लेने गया था। तभी डॉक्टर डॉग आता है और डॉल्फी की जांच करता है। अब प्लेन रवाना होने वाला है और बाकी स्टाफ चढ़ चुका है। मैनेजर कैरी को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि वो हेनरी को पकड़ना चाहती है। मैनेजर बताता है कि अब अगले 6 महीने तक यहाँ कोई फ्लाइट नहीं आएगी, लेकिन कैरी ने ठान लिया है कि वो यहीं रहेगी। फिर वे हेनरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। पता चलता है कि हेनरी के पास प्लेन की चाबी नहीं है और तूफान बहुत भयंकर है। सामने खड़ा इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी शिकार खुद उनके सामने आ जाता है। कैरी सही समय पर पहुंचती है और हेनरी की रस्सी काट देती है, जिससे वो तूफान में उड़कर गायब हो जाता है। मतलब अब वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसके बाद दोनों वापस लौटते हैं और उन्हें वो बैग भी मिल जाता है जिसमें 6 सिलेंडर जैसे बॉक्स थे। डेविड उसे खोलने से मना करता है, शायद इनमें रेडिएशन हो, लेकिन कैरी को लगता है कि ऐसा होता तो कुछ संकेत जरूर होता, इसलिए वो बॉक्स खोल देती है। उसमें से जेली बीन्स निकलती है, जिससे समझ आता है कि असली सामान निकालकर कुछ और रख दिया गया है और ये काम किसी अपने ने किया होगा जो हेनरी के साथ मिला हुआ था। अब वो जांच करती है कि फ्लाइट में लोड हुए सामान में क्या छूटा था। तब उसे पता चलता है कि लैब का कुछ सामान और 2 डेड बॉडीज यही रह गई थी। जब वो उन्हें देखने लैब जाती है तो पाती है कि एक लाश पर लगे टाके अभी भी नए लगते हैं, जबकि डॉक्टर डॉग ने उन्हें पहले ही सी दिया था। कैरी को शक होता है। वो टाके खोलकर पेट में हाथ डालती है, जहां उसे एक प्लास्टिक बैग में हीरे मिलते हैं। तभी डॉक्टर डॉग वहां आता है और सच्चाई सामने आ जाती है। वो बताता है कि ये हीरे असली नहीं बल्कि कच्चे हैं और पिछले 50 सालों से अंटार्कटिका में छुपाकर रखे गए थे, जिनके बारे में किसी को खबर नहीं थी। वो उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन कैरी उसे गिरफ्तार करने की बात करती है, क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गईं। डॉक्टर को अपनी गलती का इतना पछतावा होता है कि वो कैरी से नजरें नहीं मिला पाता।
वो बाहर के दरवाजे को खोलता है और बिना गर्म कपड़ों के तूफान में निकल जाता है, क्योंकि वो अमेरिका जाकर देशद्रोही के रूप में याद नहीं रहना चाहता था। और इस तरह वो खुद अपनी जिंदगी का अंत कर देता है। अब बेस पर केवल 3 लोग बचे हैं, कैरी, डॉल्फी और डेविड। और अब इन्हें अगले 6 महीने यहीं अकेले गुजारने होंगे, क्योंकि इस भयंकर तूफान की वजह से कोई भी मदद नहीं आ पाएगी। क्या आपने सोचा था कि जो सबसे भरोसेमंद दिख रहा था वही सबसे बड़ा गुनहगार निकलेगा? ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।